नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चेक बाउंसिंग का सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट। चेक बाउंसिंग हम सभी समझते हैं कि हमारे देश में चेक बाउंसिंग को लेकर एक सामान्य सी बात रहती है, और वो चेक बाउंसिंग की जो सामान्य सी बात ये रहती है कि भाई हम चेक काट देते हैं, और कभी हमने कर्जा उठाया, कभी किसी से पैसा उठाया या कुछ ऐसा किया तो हमने बड़ी आसानी से चेक किसी को दे दिया और कहा कि भाई हम आपको पेमेंट करेंगे, तब हमारी चेक वापस दे देना। अब वो बहुत बार ऐसा होता है कि जो चेक होती है वो हम साइन करके दे देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पेपर पर लिख कर दे देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि इन कैश किसी ने हमसे उधार लिया तो फिर हमने चेक ले लिया, साइन करके ले लिया, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करवाया, उसका कोई बॉन्ड नहीं बनवाया, उसका कोई एफिडेविट नहीं बनवाया, या हमने उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई, या हमने कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं बनवाई। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने रहते हैं। और एक चीज़ जो बहुत सामान्य सी है, पीछे मैंने 8-9 महीने पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था, जिस जजमेंट के माध्यम से हम लोगों ने चर्चा की थी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात कही थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट था और ये कहा था कि बिना पूछे या फिर बिना चेक बनाने वाले के दस्तखत किए, या बिना चेक बनाने वाले से अनुमति लिए, या बिना चेक बनाने वाले से को संज्ञान में लिए, अगर चेक पर कोई अल्टरेशन कर दिया गया और उस अल्टरेशन मतलब कोई चेंज कर दिया गया और उस अल्टरेशन में केवल तारीख भी डाल दी, पहले बिना तारीख के आपने चेक ली थी, फिर बाद में उस पर तारीख डाल दी, तो खाली तारीख डालना भी मटेरियल अल्टरेशन माना जाएगा। और अगर चेक आपने लगा दी तो फिर वो चेक बाउंस छोड़ दीजिए, वो चेक की वैलिडिटी चैलेंज हो जाएगी, क्योंकि वो चेक वैलिड नहीं रहा। अब उसके लिए जब भी चेक, हाईकोर्ट के इस आदेश का मतलब ये था कि जब भी आप चेक लें तो फिर पहले उस पर डेट डाल लीजिए, यानी कि टाइम बाउंड आपको 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में, 6 साल में, 5 साल में, जब भी, तो उसकी एक फाइनल डेट डाल दीजिए, क्योंकि चेक बाउंसिंग का हम सब जानते हैं उसका टाइम अब बहुत कम हो गया है। और अब टाइम इतना कम हो गया है कि जब तक आप सोचेंगे तब तक उसका टाइम निकल जाएगा, तब तक उसका पीरियड निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पर सवाल जो पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि जो चेक हमने बनवाई या चेक हमने जो ली, वो चेक कैसे लेनी है। दूसरी बात ये भी है कि अब जो आज का जजमेंट है, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है चेक बाउंसिंग का, इस केस में तो एक दूसरी बात थी, चेक वैलिड थी, टाइम भी वैलिड था, सिग्नेचर भी वैलिड था, और चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर जो जिसके नाम चेक बना था उसने केस कर दिया। ऑनरेबल कोर्ट के केस का नाम अगर आप देखना चाहें तो राजेश जैन वर्सेस अजय सिंह, ये जजमेंट है, राजेश जैन वर्सेस अजय सिंह, और क्रिमिनल अपील 2023 का है, केस नंबर मतलब स्पेशल लीव पिटिशन SLP नंबर 12802/2022। इसमें जो सवाल कोर्ट के सामने आया वो ये आया कि क्या चेक जब आपने लगाई तो ऑटोमेटिकली वो चेक की वैधता है यहाँ या नहीं है। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक सामान्य नियम बता देता हूँ, इन सभी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई पेपर ऐसा आपने बनाया है जिसके माध्यम से आपने ये लिखा है उस पर कि भाई मैं कर्जदार हूँ या मैं दानदाता हूँ, मैं दूंगा। अब उसको प्रोमिसरी नोट, उसमें 3 प्रकार के आते हैं, प्रोमिसरी नोट आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है और चेक आता है। चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही माना जाता है। प्रोमिसरी नोट का मतलब मैंने वचन दिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि इतने पैसे इस तारीख को आपको दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि किसी दुकान का बिल मेरे नाम पर कटवा दिया मेरी वाइफ ने, और मेरी पत्नी ने कहा कि मेरे पति से ले लो, मेरे पास वो दुकानदार आया तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया, हाँ दूंगा भैया, 1 महीने का टाइम दे दो, लेकिन मैंने ये स्वीकार कर लिया कि ये पैसा मुझे देना है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। और तीसरा होता है कि स्वीकृति ऑलरेडी होती है, बैंक का इंस्ट्रूमेंट है यानी कि चेक है, और बैंक की चेक बुक हमारे पास है, मैंने उस पर तारीख डाली, मैंने उस पर अमाउंट डाला, मैंने उस पर पेमेंट डाला, और मैंने उस पर वैलिड एक सिग्नेचर कर दिया। अब वैलिड सिग्नेचर के बाद वो चेक लेकर गया, चेक उसने लगा दिया, चेक लगाने के बाद वो बाउंस कर गया। अब चेक बाउंसिंग हर मामले में, सपोज़ मैंने अपने कर्मचारी को दिया, मैंने अपने क्लर्क को दिया कि मैं एक चेक काट देता हूँ, जाओ बैंक से पैसे निकाल लाओ, उसके नाम से काट दिया। वो चेक बैंक में गया,
चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद वो मेरा जो कर्मचारी है वो मेरे खिलाफ केस करता है और कहता है कि मेरे नाम चेक काटा गया था और ये चेक इनका बाउंस कर गया है। एज़ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट धारा 138 के अनुसार इन पर 2 गुना पेनल्टी लगाई जाए और नहीं तो और साथ में इनको जेल भेजा जाए। यानी कि अगर मैंने 5 लाख रुपए का चेक काटा था तो 5 लाख रुपए तो वो देने हैं और 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगनी है वो देनी है और नहीं देने पर सजा के प्रावधान है। यस, और ज़्यादा गंभीर मामला हो गया तो सजा के प्रावधान है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैंने अपने लिए ही अपने क्लर्क से पैसे निकलवाए और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो क्या मैं दोषी हूँ? क्या धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मैं अपराधी हूँ? तो इसका आंसर ऑनरेबल ये एनआई एक्ट खुद कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि धारा 138 के लागू होने के लिए ये आवश्यक है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फ़र्क है? होल्डर का मतलब ये है कि किसी के बिहाफ पर कोई चेक किसी को दे दिया गया है और वो व्यक्ति होल्डर है, वो चेक को लेकर जाता है, लगाता है, लेकिन वो ड्यू कोर्स नहीं है। मतलब उसका कोई कंसिडरेशन नहीं देना, किसी काम के लिए पैसे नहीं लिए उसने वो मेरा पत्रवाहक है जो बैंक में गया, मेरी चेक लेकर गया और उसके नाम से मैंने काट दी, वो पैसा निकाल कर मुझे दे देता है। अगर वो चेक बाउंस हो जाए तो उसमें कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि वो होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। अब सवाल पैदा होता है तो फिर आखिर अपराधी कौन किस मामले में होगा? तो जब होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है तो उसका मतलब ये है कि मैंने किसी कंसिडरेशन के लिए, मैंने किसी प्रतिफल के लिए, किसी काम के लिए या उसके एवज में कुछ ले लिया है जिसके एवज में मैंने चेक बनाकर उसको दी। सपोज़ मैंने उससे कर्ज लिया हुआ था, सपोज़ मैंने कोई सामान खरीदा हुआ था, सपोज़ मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ, सपोज़ मैंने कोई सामान परचेज़ किया, उसका बिल पेमेंट है उस चेक से। तो ये क्या है? ये कंसिडरेशन में है, यानी कि किसी प्रतिफल के लिए मैंने चेक उसको दिया है और वो चेक वैलिड है क्योंकि सामान मैंने ले लिया है या मैंने कर्ज ले लिया है या जो भी हुआ था। कुल मिलाकर वो देनदार है। वो मेरा जो क्लर्क था वो मुझे देनदार नहीं था, यानी कि उसको मुझे पैसे देने नहीं थे या मैंने उसको पैसे देने नहीं थे, मैंने उसको इंस्ट्रूमेंट देकर पैसे निकलवाए थे, इसलिए वो होल्डर था। वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था, इसलिए मैं अपराधी उस मामले में नहीं हूं जिस मामले में मैंने अपने क्लर्क से पैसे निकाले थे और चेक बाउंस हो गई थी। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाए तो कैसे पता करेंगे? इसके लिए धारा 137 में ये व्यवस्था दी गई जिस पर ये जजमेंट आया है। धारा 137 ये कहती है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जिसके हाथ में चेक है वो ही होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो ही होल्डर इन ड्यू कोर्स है। मतलब जिसके हाथ में चेक है वो लेनदार है, उसको पैसे मिलने चाहिए थे, ये माना जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा। तो फिर मेरा क्लर्क अगर केस फाइल करेगा मेरे खिलाफ तो कोर्ट उसको स्वीकार कर लेगा और इशू प्रोसेस कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि धारा 137 ये कहती है कि जिसके पास चेक है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा और ये माना जाएगा कि वो लेनदार है और जिसने चेक काटा है वो देनदार है। ये मानकर प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। प्रोसीडिंग शुरू हो गई। अब इस मामले में जो बात आती है कि इसको प्रिजम्पशन कहते हैं, धारा 137 एनआई एक्ट का प्रिजम्पशन ये कहलाएगा। तो प्रिजम्पशन जहां पर है, क्या प्रिजम्पशन एब्सोल्यूट है? तो कोर्ट कहता है कि प्रिजम्पशन एब्सोल्यूट नहीं है। ये प्रिजम्पशन तब तक ही है, ये अवधारणा तब तक है जब तक कि चेक बनाने वाला जो साइनिंग अथॉरिटी है, चेक बनाने वाला जब तक उसको रिब्यूट नहीं कर देता। रिब्यूट का मतलब है उसका काट कर देता है, उसको अपदस्थ कर देता है। और वो उसको अपास्त कैसे करेगा? वो ये कहेगा कि ये मेरा कर्मचारी है, ये मैंने इसको मित्रवत पैसे दिए थे कि मेरा निकाल लाओ पैसा, ये मेरा भाई है, बंधु है, दोस्त है, पड़ोसी है, अड़ोसी है, और इसको मैंने ये चेक इसलिए दिया था क्योंकि मुझे पैसा इनसे निकलवाना था बैंक से। इनकी कोई देनदारी मेरी तरफ नहीं बनती थी। जिस समय वो ये सिद्ध कर लेगा कि देनदारी नहीं बनती थी, उस समय बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये मामला बर्डन ऑफ प्रूफ का है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि जिसने चेक लगाया है, जिसने चेक जिसके पक्ष में बाउंस हुआ है
और उसने कोर्ट के अंदर कहा तो कोर्ट उसको मान लेगा। कोर्ट जैसे ही उसको मान लेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सिद्ध करने का भार उस पर चला जाएगा जिसने चेक काटा है कि वो देनदार नहीं है, और ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था, ये केवल होल्डर था, यानी कि वो देनदार नहीं है, ये सिद्ध करने का भार उस पर चला जाएगा जो चेक काटता है। जैसे ही चेक काटने वाले ने ये सिद्ध कर दिया कि ये मेरा भाई है, बंधु है, क्लर्क है, रिश्तेदार है, नातेदार है, चपरासी है, जो भी है, ये मेरा वो है और मेरे को इसको पैसे देने नहीं थे, ये तो मैंने इससे पैसे निकलवाए थे, या मैंने इनको ये चेक दे दिया था इनके नाम से काटकर, लेकिन मेरी कोई देनदारी नहीं बनती, तो फिर मैं सेटिस्फैक्टरी कोर्ट को कन्विंस कर ले गया। जैसे ही मैं कन्विंस कर लूंगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि ओनर शिफ्ट हो जाएगा उसके पास जो होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने आप को बता रहा है, जिसने चेक लगाई है, जिसके पक्ष में चेक काटी गई थी। अब उसको सिद्ध करना है कि ये जो चेक काटी गई थी, इस चेक में मुझे पैसा लेना था, इनको पैसा देना था, जिस पैसे की देनदारी के पक्ष में इन्होंने ये चेक काटकर मुझे दिया था, इसलिए मैंने ये चेक लगाया था। मैं यहाँ पर होल्डर नहीं था, मैं यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स था। तो उसके पास कोई कागज हो, उसने कोई एफिडेविट साइन किया हो, उसने कोई माल सप्लाई किया हो, उसने कुछ रिसिप्ट उसके पास हो, कुछ तो ऐसा वो प्रूफ करेगा जिससे ये बता पाएगा कि वाकई में ये पैसा इन्होंने मुझे खैरात में नहीं दिया था, ये पैसा इन्होंने कंसिडरेशन में दिया था। भले ही वो ये सिद्ध करे कि इन्होंने मेरे से 50,000 रुपए उधार मांगे थे, ये कागज पर लिखा गया था और उस पर ये उधार का पैसा लिखा गया था और ये चेक नंबर उसके एवज में इन्होंने मुझे दिया था, और इसलिए इस चेक से मुझे पैसा वापस मिलना था, अतः ये मेरा राइट बनता है। कोर्ट में ये जो मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में अभी का, इस केस में बट ओनस मतलब जिसने फाइल किया था वो प्रजम्पशन ले लिया 137 का, और जिसके अगेंस्ट में वो केस फाइल हुआ था यानी कि एक्यूज्ड यानी कि ड्रॉयर जिसने चेक काटा था, उसने कोर्ट के सामने ये सिद्ध कर दिया कि भाई मुझे कोई देनदारी इनकी नहीं थी। जैसे ही उसने ये सिद्ध किया कि मेरी देनदारी नहीं थी, तो फिर ओनस फिर से शिफ्ट हो जाता है जिसने चेक लगाया था उस पर। अब वो ये सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि इन्होंने चेक मुझे क्यों दिया था। ये तो कह रहा है मेरे नाम है, वैलिड सिग्नेचर है, सब कुछ है, लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि इन्होंने मुझे क्यों दिया था। तो कोर्ट कह रहा है यहाँ पर नीचे वाले कोर्ट ने ये न सिद्ध करने के बावजूद चेक बाउंस हो गया था, तो ये कहा कि नहीं तुमको हम सजा देते हैं। अब सवाल यहाँ पर वही है कि भाई आपका चेक जो बाउंस हो गया उसमें जो प्रिजम्पशन ले लिया, उस प्रिजम्पशन के बाद आपने उसको रिव्यूट कर दिया, रिव्यूट करने के बाद प्लेंटिफ ने फिर से प्रूफ कर दिया और ये प्रूफ कर दिया कि पैसा इनको देनदारी है, ये मेरे पास उक्त कागज हैं, कोई मेरे पास रिसिट है, कोई मेरे दोस्त कह रहे हैं, कोई मेरे पास आई विटनेस है, कोई मेरे पास अकाउंट का वो है, कुछ भी उसने कहा कि साहब इनको पैसा देना था, ये मेरे पास एविडेंस है। मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब गया था तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 137 का प्रिजम्पशन तब तक ही है जब तक कि एक्यूज्ड उसको रिव्यूट नहीं कर देता, और एक्यूज्ड के रिव्यूट करने के बाद फिर से ओनस इधर शिफ्ट होता है और ये फिर से सिद्ध कर देता है जिसने मुकदमा लगाया है कि नहीं साहब इनकी देनदारी बनती थी, मुझे पैसा इनसे लेना था जिसके लिए इन्होंने मुझे चेक काट के दिया था। तो ऐसे मामले में फिर बर्डन उधर शिफ्ट होगा, और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री कोर्ट को नहीं प्रूफ कर पा रहा है कि मैंने एवे इनको चेक दिया था, तो फिर उसको चेक देना पड़ेगा। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला था 6,95,000 रुपये का लगभग, कि 6,95,000 का चेक ये चला था वहाँ से। सुप्रीम कोर्ट ने 13,90,000 रुपये की तो फाइन लगाया और ये कहा कि ये फाइन न भरने की सिचुएशन में 13,90,000 का इसलिए लगाया क्योंकि डबल हो जाता, फाइन डबल हो जाता है, जितने का चेक अमाउंट होगा उसका डबल फाइन लगेगा, तो ये डबल बन जाता है। और ये जो आपने चूंकि चेक विलफुली बाउंस हुआ है और तुमको पैसा इनका 6,90,000 देना था, 95,000 देना था, इसलिए अब ये देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर 1 साल की सज़ा
और प्लस ये आपका होगा। तो प्रिजम्पशन को लेकर और अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी स्ट्रैटेजिकली गणित बताई और ये बताने की कोशिश की कि किन किन परिस्थितियों में चेक बाउंस होने पर भी बचा जा सकता है और कब तक बचा जा सकता है और दोनों पार्टीज की जिम्मेदारी क्या होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।